शिक्षण की नवीन विधियां। शिक्षण की नवीन विधियां, हमने इसके पहले कुछ परंपरागत विधियां पढ़ा था, है ना। कुछ विधियां ऐसी अपनाई जाती जो बहुत प्राचीन काल से हमारे भारत या जहाँ पर भी शिक्षण प्रणाली अपनाई जाती थी, परंपरागत विधियों से शिक्षण कार्य किया जाता था। आधुनिक समय में शिक्षण की विधियों में परिवर्तन हो रहा है ना। तो जैसा कि पहले जो परंपरागत शिक्षा दिया जाता था, परंपरागत शिक्षण में तो शिक्षक को महत्वपूर्ण माना जाता था और शिक्षक अपने आदेशात्मक या निर्देशात्मक रूप से शिक्षा देता था, है ना। तो इसमें क्या होता था, जो शिक्षक होता था वह आदेशात्मक रूप से, इसमें आदेशात्मक और निर्देशात्मक रूप से क्या करता था, वो शिक्षा देता था। लेकिन आधुनिक काल में शिक्षा की जो प्रवृत्तियां हैं, शिक्षण की जो प्रवृत्तियां हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं थी, यह छात्रों के लिए जटिल भी थी और कभी कभी यह समस्या भी पैदा हो जाती थी, क्योंकि इसमें जो शिक्षा दिया जाता था वह बालकों की बिना रुचि को ध्यान में करके दिया जाता था। इनकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, इस पर ध्यान कम दिया जाता था, इस पर ध्यान कम दिया जाता था। मतलब इसमें जो शिक्षक होता था यह एक उद्देश्यप्रद था, यह अपने अनुसार शिक्षा को प्रदान करता था, यह अपने अनुसार शिक्षा को प्रदान करता था। विषय वस्तु और जो पाठ्यक्रम होते थे वह अपने अनुसार उसको क्या करता था, संप्रेषित करता था, सिखाता था या अधिगम कराता था। लेकिन धीरे धीरे इस शिक्षण की प्रवृत्तियों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, है ना, कि धीरे धीरे इसमें विकृतियां क्या, प्राचीन काल में से गुरुकुल में दिया जाता था शिक्षा। कहाँ दिया जाता था, गुरुकुल में दिया जाता था। मुस्लिम में मकतब और मदरसा में दिया जाता था, मकतब और मदरसा में दिया जाता था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में विहार और मठों में दिया जाता था, शिक्षा दिया जाता था। लेकिन वो जो शिक्षा होती थी वह अनुशासनात्मक रूप से काफ़ी सशक्त होती थी, समझ रहे हो। उसमें अनुशासन प्रभावित होता था और शिक्षा बड़े कठोर तरीके से दिए जाते थे, शिक्षा बहुत कठोर तरीके से दिए जाते थे। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मध्यकाल तक आया और आधुनिक काल में धीरे धीरे शिक्षा का जो स्तर है उसमें परिवर्तन आया और शिक्षण को अब इस समय जो शिक्षा प्रदान किया जा रहा है वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान है। इस पर हो गया है, हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा की जो नवीन विधियां हैं, इन विधियों में सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा आता है। और इस बाल केंद्रित शिक्षा को हम एक लोकतांत्रिक सहभागिता कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सहभागिता, लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में आज शिक्षा दिया जाता है कि और इस लोकतांत्रिक सहभागिता में रुचि, योग्यता और क्षमता भी क्या है, समाहित है। कि जो शिक्षा दिया जाएगा आधुनिक काल में वह बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर दिया जाएगा, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी कौशल क्या है, उसका कौशल क्या है और उसकी शैली क्या है,
इन सब सारे चीज़ों को ध्यान में रख कर क्या है, और कोई भी जो पाठ विषय वस्तु है, जो भी विषय वस्तु है, विषय वस्तु मतलब पाठ्यक्रम है ना, जो भी पाठ्यक्रम है यह केवल शिक्षक निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि छात्र भी उसमें सहभागिता अपनाएंगे। छात्रों की भी रुचि पर केंद्रित हो शिक्षा प्रणाली, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज देखिए तो शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है। पहले बालकों को पढ़ाते समय बहुत कठोर दंड दिए जाते थे। आप 25-30 साल पहले चले जाइए, 20 साल पहले चले जाइए, तो शिक्षा में लोग क्या है, अनुशासन काफी प्रभावी था, और बच्चों को डंडे से क्या होती थी, उसकी पिटाई होती थी नहीं होती थी, मारते थे खूब, है ना। लेकिन आज अब देखिए विद्यालयों में एक प्रक्रिया काफी घट गई है ना, बहुत मतलब कम रह गया, 5-10% रह गया है ना, कहीं कहीं, और भी ज्यादा कठोर दंड नहीं दे सकते। और पहले क्या होता था, पहले अनुशासनात्मक रूप से शिक्षण कार्य किया जाता था, उसमें अनुशासन काफी प्रभावी था, उसमें कठोर दंड का प्रावधान किया जाता था। कक्षा 2-3 की भी पढ़ाई बहुत टफ होती थी, और उसमें क्या होते थे, डंडे पड़ते थे। तो ये ट्रेडिशनल विचारधारा और आधुनिक विचारधारा में बहुत परिवर्तन। आज किसी बच्चों को अगर मार दिया जाए तो दूसरे दिन शिकायत लेके घर परिवार वाले आ जाए, है ना। तो इसलिए क्या है, आज शिक्षा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लोकतांत्रिक शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है। इसकी क्या है, अब बालकों की रुचियों, योग्यता, क्षमता, कौशल के आधार पर शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, समझ रहे हैं कि? तो इससे क्या है, उनके अंदर एक आत्मशक्ति का विकास हो रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुकूल शिक्षा दिया जा रहा है, उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा दिया जा रहा है। ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है जो बालकों के क्या है, उद्देश्य से हटकर हो या उनकी रुचियों से क्या है, अतिरिक्त हो। तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या है, आज आधुनिक काल में प्रदान किया जा रहा है। और आज का जो शिक्षा है वह ज्ञानेंद्रियों पर भी क्या है, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ज्ञानेंद्रिय, है ना। तो जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उसको भी क्या किया जा रहा है, निपुण किया जा रहा है। आपके हाथ को भी निपुण किया जा रहा है, आपके पैर को भी निपुण किया जा रहा है, आपके आंख को भी निपुण किया जा रहा है ना। तो इसमें क्या है कि इस जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है, इसमें इन सारी चीज़ों को भी समाहित किया जा रहा है। आपको अगर आएगा शिक्षण की नवीन विधियाँ, तो आप लोग क्या लिखेंगे, शिक्षण की नवीन विधियों का तात्पर्य, जहाँ पहले शिक्षण कार्य परंपरागत तरीके से किए जाते थे, आज तो शिक्षण कार्य आधुनिक रूप से किया जा रहा है। इसमें क्या है, प्रजातांत्रिक सहभागिता को ध्यान में रखकर बच्चों की रुचि और योग्यता के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है। और यह मुख्य शिक्षा, इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, नवीन विधियाँ हैं, उसमें सबसे पहले कौन है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य होता है जब शिक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य बालकों के सहभागिता और उनका अंतर और बाह्य ज्ञान का विकास करने के लिए उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा। एक सिंपल सी भाषा है, बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य जब हम शिक्षण कार्य बालक की रुचियों, योग्यता, क्षमता के आधार पर शिक्षा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बस एक लाइन लिख सकते हो। और जो विषय वस्तु होगा, पाठ्यक्रम होगा, वह बालकों की इच्छा पर निर्भर करता है, और उसी के अनुरूप क्या हो तो उसकी सहभागिता बढ़ती है और शिक्षण कार्य को संपन्न किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, संपन्न होती हैं, होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस तरीके से क्या है, इसमें इसका जो मुख्य केंद्र होता है वो कौन होता है, बालक। मुख्य केंद्र कौन होता है, बालक होती है। और कार्य क्या किया जाता है, जैसे बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता होगी, कौशल होगा, ज्ञान होगा, स्मृति होगी, उसी के अनुरूप उसकी शिक्षा का विकास किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। अर्थात बालकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है शिक्षण कार्य करने से। ठीक है। और फिर क्या है कि जो भी जब बालक
संतुष्ट जब तक नहीं होगा तब तक वो अध्ययन कार्य कराया जाता है, वह उसके अनुभव पर भी आधारित होता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से क्या है, शिक्षण कार्य को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षा कौन सा, दूसरा सिद्धांत क्या है, क्रिया आधारित शिक्षा, इसी को कहते हैं क्रियात्मक शिक्षा। कौन सा कहते हैं, क्रियात्मक शिक्षा। ये जो क्रिया आधारित शिक्षा है, जब हम किसी भी अर्थात शिक्षण को केवल विचार तक सीमित न रहकर बल्कि विचारों को क्या है, क्रियान्वयन में करता है। क्या कहते हैं, शिक्षण को विचार तक सीमित न करके उसका क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात केवल मस्तिष्क में हम नहीं विचार करते हैं, कल ये करेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे और केवल विचार बनाते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो वह शिक्षा प्रभावी नहीं। क्रियात्मक शिक्षा का मतलब होता है जब बालक अपने ज्ञानेंद्रियों या फिर कर्मेंद्रियों के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही क्या होता है, वह कार्य करने लगता है या स्वयं ही कार्य करता है, तो उसको हम कहते हैं क्रिया। तो कोई भी चीज़ हो, अगर आप केवल विचारधारा तक सीमित रख रहे हैं तो वह आपका जो परिणाम देगा वह क्या है, 100% नहीं होगा। उसको परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही आपको अपने अनुभव के अनुसार आपको कार्य को संपन्न करना पड़ेगा। तो कार्यात्मक शिक्षण का मतलब यही होता है कि शिक्षण प्रणाली जो केवल किताबों तक सीमित हो गई है, उस किताबों तक सीमित से हटाकर बालक अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर शिक्षा को क्रियात्मक रूप से सीखे, जाने और स्वयं करे भी, स्वयं प्रैक्टिकल रूप से करे। ये ना हो खाली विचारधारा तक वह सीमित रह जाए, तो स्वयं वह क्रियाशील होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो होते हैं वह क्रियाशील होकर अधिगम कार्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं, और जब अधिगम की ओर उन्मुख हो जाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं और उसको कर लेते हैं, जिससे उसका परिणाम भी फलीभूत होने लगता है। तो इस तरीके से क्या है, तो अब देखिए इसमें क्रिया या गति, तो इसमें हमने बताया क्रियात्मक चीजें क्या होती हैं, क्रियात्मक चीजें। जैसे इसमें क्या है, श्यामपट्ट क्या है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, क्या है, चार्ट है, मॉडल पेपर है ना, चित्र है, बोर्ड है। तो इन सब चीजों को व्यक्ति कार्य स्वयं करने लगता है। क्या करने लगता है, स्वयं ही व्यक्ति क्या है, कार्य करने लगता है, अर्थात उसके प्रति अधिशील हो जाता है, अर्थात अधिगम होने लगता है, और उस व्यक्ति स्वयं ही उस कार्य को करने के लिए प्रगतिशील हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक शिक्षा या क्रियात्मक शिक्षा। तो दो सिद्धांत हो गए नवीन विधियों में, एक हो गया बाल केंद्रित शिक्षा और एक आपका हो गया क्रिया आधारित शिक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगला उसमें है रुचिपूर्ण या आनंदमयी शिक्षा। क्या है, हाँ, रुचिपूर्ण या आनंदपूर्ण। तो इसमें क्या आने का मतलब है, जो भी शिक्षण कार्य किया, जैसे लिखना है आप लोग को, शिक्षण की नवीन विधियों में रुचि के सिद्धांत का तात्पर्य है या रुचि की विधियों का तात्पर्य है कि बालक जब अध्ययन कार्य करता है तो उसकी जैसे रुचि होती है उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम को अपनाता है और उस पाठ्यक्रम के अनुरूप अपने ज्ञान का वर्धन करता है और अपने उद्देश्य और परिणामों को प्राप्त करता है। बस इसमें ही लिखना है।
और एक चीज़ और लिखिए, जैसे रुचि का सिद्धांत आ गया है, आपके दिमाग में लिख रहा है, इसमें लिखना क्या है, तो आपको क्या लिखना, शिक्षण की नवीन विधियों में रुचि का सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया है। रुचि के सिद्धांत का मतलब यही होता है, शिक्षण कार्य करते समय बालकों के शिक्षण को ध्यान में रखते हुए उनको अध्ययन अध्यापन कार्य कराना है। ठीक, तो एक चीज होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो रुचि होती है, अगर बालक को हम शिक्षण कार्य कराते हैं, चाहे वह मौखिक कार्य हो, चाहे वह मौखिक हो, चाहे वह लिखित हो, तो जो भी हम उसको शिक्षण कार्य कराते हैं, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित शिक्षण हो, वह रुचि के ऊपर निर्भर होता है। उसकी जैसी रुचि होगी उसी तरीके से क्या होगा, वह अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न करेगा। अगर बालक को जिस कार्य करने की रुचि नहीं होगी तो वह शिक्षण कार्य क्या है, हाँ, वह शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा और बालक के अंदर अनेक प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा, न उसका परिणाम निकलेगा, न अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, अर्थात नकारात्मक चीज़ें आएंगी और क्या समाज विरोधी भावना या व्यक्ति विरोधी भावना, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीज़ों का समावेश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या होता है कि ऋषिपूर्ण आनंदमयी शिक्षण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बालक जो होता है वह अपने रुचि के अनुसार समूहों का गठन करे, उसको समूह में शिक्षा लेना है या एकाकी रूप से शिक्षा ग्रहण करना है। तो ये जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षण का है वह रुचि के ऊपर निर्भर होता है। उसका अध्ययन अध्यापन कार्य जो होता है वह बालक के रुचि पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके का शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या है, वह शिक्षण कार्य होता है। उसी तरीके से क्या है आपका सहगामी शिक्षण। कौन सा शिक्षण है? सहगामी। जब शिक्षण की नवीन विधियों में सहभागी शिक्षण एक आधुनिक विधि है। कौन सी विधि है? एक आधुनिक विधि है। इसमें शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक और छात्र एक दूसरे से उस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में सहभागी रूप से शामिल होते हैं, मतलब एक दूसरे की भागीदारी उस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में होती है। ऐसा टीचर कुछ नहीं पढ़ाएगा जिसमें बालक का कोई सहभागिता हो ही नहीं, अर्थात जो भी पढ़ाया जाएगा विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को, वह बालक की क्या होगी, सहभागिता। उसमें कोई भी काम आप अगर कर रहे हैं तो कभी कभी कई लोगों को मिलाकर शिक्षण कार्य किया जाता है ना। सहभागी शिक्षण मतलब कई लोगों को मिलाकर जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कभी कई लोग को मिला लेते हैं, किसका दिमाग किसका अब किस तरीके से कर जाए ताकि वह कार्य संपन्न हो जाए, है ना। जैसे कहीं कुछ बनाना हो, जैसे दुर्गा पूजा होता है, कई लोग मिलकर सजाते हैं, तो उसमें सभी का उद्देश्य एक होता है कि पंडाल को बनाना, है ना। लेकिन जो सहभागिता होगी कैसे क्या करना है, एक व्यक्ति अकेले तो कर नहीं सकता उसमें। जब 2-4 लोग उसमें लगेंगे तो अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने क्या है, अपनी अपनी जो ज्ञान है, उसके अनुभव है, उसके अनुभव उसको क्या करते हैं, सजाते हैं, और कुछ न कुछ डिफरेंट होता है ना। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से उसको क्या है अपनी सहभागिता वो करेगा, उसी के अनुरूप क्या होगा, उसका परिणाम होगा। समझ रहे हैं? तो सहभागी शिक्षण होगा उसका। तो दक्षता आधारित शिक्षा, तो दक्षता आधारित शिक्षण अर्थात कहने का मतलब ये होता है जब हमको ऐसे शिक्षण प्राप्त करनी हो जो कि कभी कभी संगोष्ठी सेमिनार होता है, विद्वानों की संगोष्ठी होती है ना। तो जब विद्वानों का संगोष्ठी होता है उसमें आप जब सहभागी होते हैं तो आपका ज्ञानवर्धन होता है ना, आपके नवीन ज्ञान का विकास हो। सेमिनार क्यों होता है, संगोष्ठी क्यों होता है, तो उसमें क्या है किसी एक नवीन टॉपिक को रख के और फिर क्या है उसके संबंध में विचार विमर्श किया जाता है ना। सेमिनार क्या होता है, किसी टॉपिक का रख कर 10 लोग का उस पर राय लिया जाता है ना। तो उसी तरीके से कि आज भारत में गरीबी का क्या कारण है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का कारण क्या है, तो कुछ लोग और बताएंगे, कुछ लोग और अपनी अपनी विचारधाराएं सब लोग क्या करेंगे, इस पर
रखेंगे तो इस तरीके से क्या होता है कि दक्षता आधारित शिक्षण कार्य होता है, जिसमें क्या है बहुत से विद्वान लोग मिलकर इस शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। और जो शिक्षण कार्य जब संपन्न करते हैं तो उसके साथ जितने भी व्यक्ति उससे जुड़े होते हैं उन कार्यों से क्या करते हैं, सीख लेते हैं, अधिगम कार्य करते हैं, अर्थात उससे अधिगम कार्य के रूप में शिक्षण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है दक्षता आधारित शिक्षा, कौन से आधारित है, दक्षता आधारित शिक्षण। इसमें शिक्षण कार्य विद्वानों के समूहों से जो ज्ञान का संभाषण होता है, जो ज्ञान का समूह होता है, उसका जो आदान प्रदान अंतःक्रिया होता है, उससे जो सीखा जाता है, उसी लिए कहा जाता है दक्षता संबंधी शिक्षण। अर्थात आजकल देखिए अनेक प्रकार के सेमिनार हो रहे हैं, सेमिनार में लोग क्या करते हैं, अपने अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और अनेक प्रकार की खोज हो रहे हैं, तो दक्षता के आधार पर ही हो रहा है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि अब तक जो शिक्षण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती थी उसका निदान नहीं किया जाता, लेकिन अब आधुनिक रूप से अनेक प्रवृत्तियों का जन्म हो गया है, जिससे शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण हो गया है। जैसे आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आ रहा है, आपने तुरंत क्रोम उठाई या फिर कोई ऐप्स लिया, तुरंत ही सोल्यूशन निकाल ली, तो ये आपका जल्दी हो गया। ये आधुनिक तकनीक, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो या टैब हो या टीवी हो या कुछ भी हो, तो इन सब से क्या है आपका समाधान हो जा रहा है। इसका समाधान क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है। इसका समाधान हो जा रहा है, हाँ, अर्थात इन सभी विभिन्न प्रकार की जो विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही है, आप जब पढ़ रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आधुनिक जो गतिविधियाँ हैं, आधुनिक जो संचार तंत्र है, इनसे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। अब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आपने क्रोम में सर्च किया और तुरंत आंसर मिल गया, है ना। तो इस तरीके से, और नहीं समझ में आ रहा, किसी पास आपने फोन लगाया और उसका भी आंसर मिल गया। तो ये जो आधुनिक यंत्र है, इन सबसे क्या है कि उपचारात्मक शिक्षा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, हर क्वेश्चन का समाधान बहुत तीव्र गति से होता चला जा रहा है। आधुनिक संसाधन के माध्यम से क्या है, हम जितनी भी शिक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं या उसकी तकनीक ढूंढना चाहते हैं, उसके संबंध में और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनेक से यहाँ तक कि देखिए चैट जीपीटी क्या है, हाँ, उससे भी सारे क्वेश्चन आप हल कर ले जाते हैं। बस आंसर डालिए, कोई भी चीज़ का क्वेश्चन डालिए, कितने शब्द में लेना है, कितने पैराग्राफ में लेना है, सब चीज़ क्या हो जाएगा, तुरंत अपडेट हो जाता है। तो आजकल की क्या है, एक नई तरीके से उपचारात्मक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है, जिससे हम शिक्षण कार्य में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका समाधान हम ही करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इससे छात्रों को क्या है, जो कठिनाइयाँ होती हैं उसका जल्दी निराकरण होता चला जा रहा है, जो समस्याएं हैं वो भी दूर होता चला जा रहा है, जो उनका उद्देश्य तुरंत प्राप्त हो जा रहा है, जो उनकी जिज्ञासा उत्सुकता है वो समाप्त हो जा रहा है ना, नवीन चीज़ों की ओर उन्मुख हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए इसमें साथ साथ में बता रहे हैं, और डिटेल तो नहीं करना है, उसको समझ लो ताकि एग्जाम में उसको एक चीज़ और रखना, जिसका जो टॉपिक होगा उसको जरूर आगे जोड़ना। इससे क्या हो जाएगी, आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, है ना। जैसे सहभागी शिक्षण आ गया, तो डायरेक्ट सहभागी शिक्षण नहीं, तो पहले ऊपर लिखो किसका हिस्सा है, अर्थात शिक्षण की नवीन विधियों में सहभागी शिक्षण, है ना। हाँ, तो इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा उसमें, है ना। हाँ, तो उसमें आपका शब्दावली भी चेंज हो जाएगी, तो उसको भी जो एग्जामिनर रहेगा उसको भी क्या हो जाएगा, हाँ, उसको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या इसमें मतलब लड़के ने पढ़कर आया है और उसको नंबर पूरा देना। और इसमें मैथ की तरह नंबर मिलते हैं, पहले बता रहे हैं, शिक्षण अधिगम में पूरे मैथ के 50 से 50 नंबर ला सकते हो उसमें, अगर टू द पॉइंट जैसे बता रहे हैं उस तरीके से लिखोगे तो, समझ रहे हो। इसमें नंबर नहीं करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में मान लीजिए नंबर कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन इसमें नंबर नहीं करता है शिक्षण अधिगम, क्योंकि पूरा टेक्निकल है, शब्दावली भी टेक्निकल है, जिसे लगता है किसी एक अध्याय के किस अध्याय से जुड़ा हुआ है, वो कंफ्यूज हो जाता है ना। तो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण का एक सामान्य सिद्धांत, है ना, वही आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे कि सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं कि शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं।
तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला हमने एक चीज बताया था आपको, क्वेश्चन का समरी बना लो। समरी बनाइए तुम लोग साथी, हमने बताया था कि हर क्वेश्चन को क्या कर लो, उसको समरी बना लो, हर लेसन का, हर एक एक 1.5 पेज में। तो आप लोग को 8-10 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उससे आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी, आपको पूरा एक कोर्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा क्या है, अंशिमा बनाई थी तो उससे मांग लेना है, तो उससे लिखना, पूरा नोट्स बनाई थी, समझ रहे हो यार। तुम लोग तो खुद बनाओ ना, अपने हाथ से बनाओ क्या। अब देखिए बहुकक्षा शिक्षण क्या है, बहुकक्षा शिक्षण या बहुस्तरीय, बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण और बहुस्तरीय शिक्षण। तो अब देखिए बहुकक्षा, अगर हम सारे बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे तो शिक्षण कार्य स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पाएगा, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति, बालक की रुचि और योग्यता अलग होती है। हर व्यक्ति क्या होती है, फर्स्ट क्लास, अब फर्स्ट सेमेस्टर को, सेकेंड सेमेस्टर को, थर्ड सेमेस्टर एक में अगर करके बैठाएंगे तो शिक्षण की जो रुचि होती है ना, जो इच्छाएं होती हैं, उसमें थोड़ा सा गिरावट आने लगती है ना। तो इसलिए क्या है, अनेक कक्षा का व्यवस्था किया जाता है कि नवीन शिक्षण विधियों में बहुकक्षीय शिक्षा या बहुकक्षा शिक्षण एक उपयोगी शिक्षण कार्य है, क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि और योग्यता अलग अलग होती है और बच्चों को रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर कक्षा का बंटवारा करना चाहिए। जब हम रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर कक्षा का बंटवारा करेंगे तो बालक की पढ़ने की इच्छा प्रबल होगी, है ना। कि अपने समकक्ष के बीच में जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनके ज्ञान का स्तर भी क्या होता है, काफ़ी अग्रेसित होता है और उनके अंदर उत्साह का जन्म होता है और उत्साहित होकर बच्चे शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण जनसंख्या बड़ी अधिक हो रही है। अगर मान लीजिए इसी में हम 200 बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग को इतनी आवाज़ शोर आएगी और भी सारी समस्याएं आएगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षक छात्र का अनुपात बनाया जाता है, ताकि शिक्षक और छात्र के बीच में अनुपात रहे कि कितने शिक्षक, कितने छात्रों पर कितने शिक्षक की जरूरत है। तो इसलिए क्या है, सरकार ने भी एक अनुपात बनाया है, उस अनुपात के रूप में शिक्षण का संपन्न कराया जाता है ताकि सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। कि जो शिक्षक होगा वह आधा एक 40 मिनट में सारे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर अधिक बच्चे होंगे तो सारे बच्चों पर क्या हो जाएगा, वह ध्यान नहीं दे पाएगा, कुछ ही बच्चों को वह ध्यान दे पाएगा, जिस शिक्षा में गतिरोध हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा, समझ रहे हैं कि। इसलिए शिक्षा को बहुकक्षीय के रूप में स्थानांतरण किया गया है और अनेक स्तरों पर डिवाइड कर दिया गया है और इस स्तरीकरण के माध्यम से, श्रेणीकरण के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है वह क्या होती है, सकारात्मक होती है, उद्देश्यपरक होती है, लक्ष्यपरक होती है, अर्थात जो आपका शिक्षण का उद्देश्य अवश्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो इसमें क्या होती है कि अनुशासन भी बनी रहती है ना, उसमें क्या है, अनुशासन भी बनी रहती है, व्यक्तियों, बालकों की रुचियां भी क्या हो जाती है, उसका भी समाधान हो जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा में गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती है, समझ रहे हैं। इसलिए शिक्षा में बहुकक्षीय या बहुस्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि बालक अपनी समस्याओं को, शिक्षक संबंधी समस्याओं को समय को ध्यान में रखते हुए वह अपने अध्यापक से उस समस्या का समाधान कर सके, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, तो इस तरीके से क्या है कि किया जाता है। और उसके बाद क्या है, बहुस्तरीय शिक्षण क्या है, बहुस्तरीय शिक्षण तो वही चीज होता है कि जो शिक्षण का स्तर होता है उसको भी विभिन्न स्तरों में डिवाइड कर दिया जाता है, अर्थात ए, बी या सेक्शन या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या क्या श्रेणीकरण किया जाता है। अगर हम लोग कक्षा 1 क्लास है, कक्षा 2 क्लास है, कक्षा 3 का श्रेणीकरण नहीं करेंगे, स्तर नहीं बनाएंगे तो शिक्षा का विकास हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए क्या है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षण के स्तर को बनाया जाता है, ताकि सभी बच्चे क्या है अपने अपने स्तर के अनुसार शिक्षा को ग्रहण कर सकें। अगर स्तर चेंज रहेगा और अपने स्तर के समान व्यक्ति रहेंगे तो शिक्षण का सकुशल रूप से संपन्न होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है शिक्षण कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये आपका छठा यूनिट थी। ठीक है।